शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में। आज वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं सहारन डिज़र्ट के बारे में। ग्रेट सहारन डिज़र्ट जिसको बोला जाता है, सहारा का महामरुस्थल के बारे में आज हम मैप के माध्यम से थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं कि कितने सारे कंट्रीज़ में ये सहारा का मरुस्थल फैला हुआ है। नॉर्मली आप ऐसे एरिया की कल्पना करिए जहाँ पर पेड़ पौधे, पशु, मनुष्यों के लिए जल, ठीक है, जहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। पेड़ पौधे हैं, पशु है, मनुष्य है और उनके लिए जल अवेलेबल है। जहाँ पीने के लिए पानी नहीं अवेलेबल है, मवेशियों को चरने के लिए घास उपलब्ध नहीं है और फसलों के उगने के लिए पानी तक नहीं है, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए रहना बहुत कठिन हो जाता है। और हम ऐसे ही कठिन स्थान की बात करने वाले हैं मरुस्थल के बारे में। नॉर्मली रेगिस्तान या फिर मरुस्थल हम एक ऐसे सूखे प्रदेश को बोलते हैं, शुष्क प्रदेश को बोलते हैं, जिसकी विशेषताओं के अंतर्गत अत्यधिक उच्च या फिर निम्न तापमान और विरल वनस्पतियां हैं। तो इसकी जो मुख्य खास बात यही है कि टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा हाई रहता है या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो रहता है और यहाँ पर आपको वनस्पति बहुत कम देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में यहाँ पर हमको रेत के पहाड़ दिखाई देते हैं, बालू टिब्बे दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी आकृतियों का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के हम जो चर्चा करने वाले हैं ऐसे एरिया के बारे में जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी टेम्परेचर में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं, तो कुछ ऐसे एरिया हैं जो कि बर्फ़ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है, बहुत कम वनस्पति देखने को मिलती है और टेम्परेचर अपने चरम अवस्था पर रहता है। टेम्परेचर के आधार पर हम रेगिस्तान को ठंडे या फिर गर्म वाली कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। और जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल मिल जाता है तो लोग यहाँ पर बसना चालू कर देते हैं और खेतीबाड़ी चालू कर देते हैं। हम बात करेंगे सहारा के डेजर्ट के बारे में। इसकी एक पिक्चर आप और ऊपर देख सकते हैं, ये देखिए। सबसे पहले तो ये जो सहारा का डेजर्ट है, आप इसको देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ में ये फैला हुआ है। मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मौरितानिया। इसके अलावा आप देख सकते हैं अल्जीरिया है, लीबिया है, मिस्र है। तो ये मेन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इसका फैलाव है। हम बात करने वाले हैं सहारा के बारे में। तो विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को आप देख सकते हैं। उत्तरी अफ्रीका के बहुत बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का आपको पता लगाना है। तो आप देख सकते हैं मैप में ये पूरा फैला हुआ है। ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है और इसका जो एरिया है 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। जबकि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आप सोच लीजिए भारत का क्षेत्रफल कितना है और इस रेगिस्तान का क्षेत्रफल कितना है। सहारा का रेगिस्तान कुल 11 देशों में फैला हुआ है। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। तो जैसे ही हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं ना, तो तुरंत हमें रेत ही रेत दिखाई देता है। लेकिन सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढक गया है, बल्कि यहाँ पर बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी वाली सतह के कुछ उभरे हुए पठार भी दिखाई देते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देख रहे हैं, आपको यहाँ पर पठार जैसा भी दिखाई दे रहा है। तो कुछ कुछ एरिया में आप देखेंगे कि लगभग 2500 मीटर तक की हाइट भी हमको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर हमें एक बात की हैरानी ये ज़रूर होगी कि आज का ये जो सहारा का रेगिस्तान है, एक समय में पूरी तरह से हरा भरा मैदान हुआ करता था। सहारा की गुफाओं से हमें ये पता चला है, यहाँ कुछ चित्र पाए गए हैं। यहाँ पर नदी और मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियाँ, सामान्य जानवर यहाँ पर सब अवेलेबल थे। परंतु यहाँ के जलवायु में परिवर्तन ने इसे बहुत ज़्यादा गर्म और शुष्क प्रदेश में इसको बदल दिया है। इसी के चलते चलते आज आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है।
इसके अलावा और यदि हम बात करें कि यहाँ की जलवायु कैसी है, सहारा रेगिस्तान की जलवायु एकदम गर्म और सूखी है। यहाँ की वर्षा ऋतु जो रहती है बहुत कम टाइम के लिए रहती है। यहाँ का जो आकाश है वो बादल रहित रहता है, एकदम साफ सुथरा रहेगा। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। नमी यहाँ पर कभी भी इकट्ठी नहीं हो पाती, तेजी के साथ में उड़ते जाती है। वहीं यदि आप देखेंगे दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। दिन के समय जो तापमान है यहाँ का आपको 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर मिलेगा। इससे रेत और नग्न चट्टानें एकदम गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। लेकिन दिन बहुत ज़्यादा गर्म है तो रात बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तापमान गिर कर के हिमांक बिंदु मतलब लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं यदि हम बात करें कौन कौन सी वनस्पति मिलेगी, इसके अलावा कौन कौन से प्राणी यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेसिया यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ मरु उद्यान भी देखने को मिलता है, मतलब खजूर के पेड़ों से घिरे हुए हरित द्वीप भी हमको देखने को मिल जाते हैं। जानवरों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से सहारा में मरु उद्यान हमको देखने को मिल जाते हैं। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में लोकेटेड है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं बात करें वैज्ञानिकों तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। तो आप क्या सोच सकते हैं, जब यहाँ से मछलियों का कंकाल मिले इसका मतलब ये है कि मछलियों के लिए यहाँ पर पानी ज़रूर अवेलेबल रहा होगा। वहीं लोगों की बात करें, क्या कोई लोग यहाँ पर निवास करते हैं, तो इतनी खतरनाक जलवायु है, इतनी कष्टकारी जलवायु, इसके बावजूद ही बहुत सारे समुदाय के लोग यहाँ पर निवास रखते हैं जो अलग अलग क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इसमें बेदुइन एवं तुआरेग लोग भी शामिल हैं। जलवासी जनजाति वाले ये लोग भेड़, बकरी, ऊँट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इनको पालने से क्या है, इनको दूध मिल जाता है। इनकी खाल से ये पेटी बना लेते हैं, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा इनको मिल जाता है। इसके साथ साथ में पशुओं के बाल का यूज़ करके ये चटाई बनाते हैं, दरी बनाते हैं, कपड़े, कंबल, ये सारा चीज़ ये करते हैं। इसके साथ साथ में अपने आप को ये बचाते कैसे हैं धूल भरी आंधियों से, तो इसके लिए ये लोग भारी वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। सहारा में जो मरुद्यान है मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती हैं। ठीक है, सहारा में जो मरुद्यान आपको देखने को मिलेंगे एवं मिस्र में जो नील घाटी आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर लोग निवास कर पाते हैं, इनको काफ़ी सहायता मिल पाती है। क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर आपको जल की उपलब्धता देखने को मिल जाएगी। लोग पेड़ों के खजूर के पेड़ उगाते हैं। चावल, गेहूं, जौ, सेम जैसे फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व भर में फेमस है। इसके अलावा आप देखेंगे तेल की खोज पूरे दुनिया भर में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेज़ी से परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। सहारा को हम खाली रेगिस्तान करके नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खनिज संसाधन अवेलेबल हैं, जैसे कि तेल की बात यहाँ पर करी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम और यूरेनियम के भी भंडार हैं। सहारे की जो कल्चर है वो भी तेज़ी के साथ में चेंजेस यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से भी ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन बन चुके हैं। ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर हाईवे बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। आज अनेक ऐसी जो जनजाति के लोग हैं शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहाँ वे तेल और गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। वहीं थोड़ा सा फैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब रेत को पवन उड़ा करके ले जाती है तो वहाँ गड्ढा बन जाता है, जहाँ गड्ढे में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है। नीचे का पानी उस गड्ढे में आ गया ऊपर, यहाँ पर फिर मरुद्यान बनना चालू हो जाते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं, खजूर के पेड़ और अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी ये मरुद्यान असमान रूप से बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान एक ऐसा ही विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है।
एक फैक्ट हमको यहाँ पर और देखना है कि यदि हॉट डेजर्ट की श्रेणी में यदि देखें तो विश्व का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो सहारन डेजर्ट है। लेकिन यदि हम एक्सटेंसिव डेजर्ट की बात कर लें जिसका फैलाव सबसे ज़्यादा है, तो एक्सटेंसिव डेजर्ट के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो तीसरे नंबर में इसका नंबर आता है। आफ्टर द पोलार डेजर्ट ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का एक ध्रुवी डेजर्ट है, ठीक है, नॉर्थ आर्कटिक वाला डेजर्ट है। इसके बाद आ जाता है हमारा सहारा का डेजर्ट। सहारन डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पर मेजर पोर्शन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका का पूरा बहुत बड़ा हिस्सा इसमें शामिल हो जाता है, ऑक्यूपाइंग अबाउट 31% ऑफ द एंटायर अफ्रीकन कॉन्ट्रैक्ट। तो आप देखेंगे कि जो पूरा नॉर्थ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है इसके नॉर्थ वाले हिस्से में है और 31% हिस्सा को यह घेरा हुआ है। यहाँ पर जो मैप है यहाँ से आप एकदम क्लियरली देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्री में इसका फैलाव, जैसे कि ऊपर में ट्यूनीसिया है, मोरक्को का कुछ हिस्सा है, फिर जाएंगे तो वेस्टर्न सहारा है, मौरितानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, इजिप्ट और लीबिया है। इसके साथ साथ में कुछ हिस्सा जो आप देख रहे हैं छोटा सा इरिट्रिया है ना, यहाँ पर भी इसका फैलाव है। तो कुल मिलाकर के 11 कंट्रीज़ में इसका फैलाव है। वहीं यदि हम बात करें इस नेम की, द नेम ऑफ सहारन डेजर्ट हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड सहारा, जिसका मतलब होता है डेजर्ट। तो जो सहारन डेजर्ट है ये शब्द लिया गया है अरेबिक वर्ड से, सहारा का मतलब होता है डेजर्ट। इस प्रकार से आपको बालू के टिब्बे, रेत के पहाड़ यहाँ पर दिखाई देते हैं। वहीं यदि हम बात करें कि कौन कौन से एरिया से ये घिरा हुआ है, तो ये भी यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि यदि हम बात करें मेडिटेरियन सागर की, एटलस माउंटेन की, नॉर्थ की तरफ में यदि हम जाएंगे तो मेडिटेरियन सागर और एटलस माउंटेन पड़ जाता है। वहीं यदि हम बात करें नॉर्थ और ईस्ट वाली साइड की तरफ में, ठीक है, नॉर्थ और ईस्टर्न साइड की यदि हम बात करें, एक बार इसको हम समझ लेते हैं। इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है यहाँ पर है मेडिटेरियन सागर और एटलस माउंटेन। यदि हम नॉर्थ और ईस्ट की तरफ में जाएंगे, इस वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे, तो इधर आपका पड़ जाता है अटलांटिक ओशियन। वहीं यदि हम वेस्टर्न साइड की बात करें तो जो वेस्टर्न साइड है इसका ये साहेल रीजन पड़ जाता है ऑन द साउदर्न रीजन, जो अटलांटिक ओशियन है ना ये इसके वेस्ट में पड़ता है, इस तरफ पड़ जाएगा अटलांटिक ओशियन। और जो साहिल रीजन है ये पड़ता है इसके साउदर्न रीजन की तरफ में, यहाँ पर आपका साहिल रीजन पड़ जाएगा। बहुत सारी सुंदर सुंदर आकृतियों का निर्माण यहाँ पर होता है, ठीक है, जैसे कि ये देख लीजिए आप, बिजायर सैंडस्टोन क्लिप्स इन सहारन डेजर्ट, ये अल्जीरिया का सीन है। आज हम पहले जो एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं वो महिलाओं की भागीदारी को लेकर के, इसके अलावा महिलाओं को किस प्रकार से हम समाज में ऊपर उठा सकते हैं, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। पार्टिकुलरली यहाँ पर कर्नाटक की गवर्नमेंट है वो एक शक्ति स्कीम लेकर के आई है। कर्नाटका की गवर्नमेंट ने मिशन शक्ति स्कीम लेकर के आई है, जिसके अंतर्गत वो अपने राज्य की महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवलिंग कराने वाली है। मतलब कर्नाटका स्टेट में आप कहीं पर भी यात्रा करिए फ्री रहेगा, ये वहाँ की राज्य सरकार ने की है। तो इसको एक प्रकार से देखा जाए तो महिलाओं के प्रति जो लोगों की मानसिकता रहती है कि वो घर में ही रहेंगी, घर में ही काम करेंगी, ये जो धब्बा लग जाता है उससे थोड़ा हट कर के उसको कैसे करके उबारा जा सकता है, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। कुल मिलाकर के कर्नाटका की गवर्नमेंट जो शक्ति स्कीम लेकर के आई है वो रियलिटी से उसको बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ना पड़ेगा। स्कीम में आपको हाईलाइट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि कोई भी जो महिला है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बस सर्विस का फ़ायदा उठा सकती है कर्नाटका के भीतर में। कहीं पर भी आप जाइए कर्नाटक में, एक जगह से दूसरी जगह, आपसे किसी भी प्रकार का टिकट का पैसा नहीं लिया जाएगा वुमेन बेनिफिशरीज़ को जो कि ट्रैवल करेंगी कर्नाटक की गवर्नमेंट बस में।
ये ध्यान ये रखना है कि केवल जो गवर्नमेंट्स के द्वारा चलने वाली बसें हैं वो ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस प्रोवाइड कराएंगी, ना आपको ऑटो वाला, ना आपको रिक्शा वाला, और ना ही कोई प्राइवेट बस में यदि आप ट्रैवल करेंगे तो उसका फ़ायदा मिल पाएगा। यहाँ पर बताया जाता है कि आखिर हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो आखिर क्या चाहती हैं। आप एक ऐसे इंडिया की कल्पना करिए जहाँ पर स्ट्रीट के जो कॉर्नर्स हैं वो महिलाओं से भरे हुए हैं। वो आपस में बात करती हैं, हंसती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, एक्सचेंज करती हैं कॉरपोरेट नोट्स को, या फिर प्लानिंग करती हैं प्रोटेस्ट की मीटिंग के लिए। क्या ये संभव हो सकता है? और यही चीज़ें महिलाएं भी चाहती हैं। इसके साथ साथ में आप इमेजिन करिए कि ये जो फुटपाथ बने हुए हैं शहरों के, इसके अलावा छोटे मोटे टाउन्स के, वहाँ पर ओल्ड एंड यंग वुमेन वाचिंग कर रही हैं देश दुनिया को, ठीक है, बैठ कर के टी ले रही हैं। इसके अलावा डिस्कस करती हैं, लव डिस्कशन, क्रिकेट की बातें होती हैं, लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर से रिलेटेड मुद्दे उठते हैं और ये चर्चाएं करती हैं। तो इतनी ज़्यादा फ्रीडम चाहती हैं महिलाएं। लेकिन एक जो किताब लिखी गई है वाई लोइटर, ठीक है, तो इसमें असलियत को बताया जाता है कि क्या रियलिटी है। अभी तक सरकार जितने भी प्रयास कर पाई है उसके अलावा रियलिटी क्या है। वही यदि हम बात करें ज़्यादातर जो पब्लिक स्पेस है इंडिया में, ज़्यादातर कहीं पर भी आप देख लीजिए, ट्रेडिशनली तौर पर देखा जाए तो मेन ही लोगों का यहाँ पर दबदबा है। चाहे वो पब्लिक स्ट्रीट हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो मार्केट हो, शॉप हो, लॉन्ग क्वीज हो, वुमेन आर ऑफन आइदर एब्सेंट और इन द माइनॉरिटी। या तो महिलाएं एब्सेंट हैं इन सब चीज़ों में, या फिर वो बहुत कम मात्रा में अवेलेबल हैं। तो हर जगह आप देखेंगे पुरुष ही काम कर रहे हैं, हर जगह इकोनॉमी में जो भागीदारी है पुरुषों की ही है, जबकि महिलाएं केवल घर के काम में लगी रहती हैं। आखिर इसका रीज़न क्या हो सकता है? एक रीज़न जो बताया जाता है वो ट्रेडिशनल जेंडर का रोल बताया जाता है, ठीक है। ट्रेडिशनली तौर पर यदि देखा जाए, पारंपरिक तौर पर जो लैंगिक भेदभाव किया जाता है, हमारे मन में जो स्टिग्मा बैठा दिया जाता है कि उनको बस घर के कामों में ही इंगेज करके रहना है। इसके अलावा जो अदर पार्ट है वो होता है सेफ्टी कंसर्न को लेकर के, ठीक है। यदि रियल बात भी, यदि महिला कहीं बाहर जा रही है, रात में 10 बजे 11 बजे आती है, तो उसकी सेफ्टी को लेकर के चिंता बनी रहती है। लेकिन सरकार ने जो मिशन शक्ति स्कीम लॉन्च करी है, जो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है कर्नाटका में, वो इन सब बातों को चेंज करने की कोशिश कर रही है। तो जो स्टीरियोटाइप है महिलाओं के प्रति, रूढ़िवादिता है, स्टीरियोटाइप मतलब होता है रूढ़िवादिता, इसको कैसे करके चैलेंज किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। इस स्कीम के अंडर में सरकार क्या काम कर रही है, महिलाओं को फ्री ट्रैवल अवेलेबल करा रही है स्टेट बसेस में, सरकारी बसों में, जिसका उद्देश्य है कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा महिला उठा सकें। इसके साथ साथ में उनको अपनी सेफ्टी को लेकर के कंसर्न रहता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि महिलाएं बिना किसी डर के यात्री बसों में सवार कर सकती हैं। ज़्यादातर उनको अपने जैसे ही महिलाएं देखने को मिल जाएंगी, तो उन्हें किसी प्रकार का डर भी नहीं रहेगा। इसके साथ साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहीं यदि हम फ्री ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं तो देखिए, छोटी छोटी कॉस्ट की जो बैरियर हैं इनको भी यदि आप हटा देते हैं तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। दिस इज़ स्पेशली द केसेस फॉर वुमेन हु डू नॉट अर्न एंड हु आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन देयर स्पाउसेस फॉर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। आज के समय ऐसा हो जाता है कि महिला को कहीं भी जाना है तो अपने पति से पैसे लेना पड़ता है, अपने लड़का यदि कमा रहा है तो लड़के से पैसा लेना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि महिलाएं घर के काम करती हैं, वो घर में ही पूरी डिपेंड हो जाती हैं। वहीं यदि सरकार उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवलिंग प्रोवाइड कर रही है तो जाहिर सी बात है वो अपने से यात्रा कर सकती हैं, थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। ये खास करके वर्किंग वुमेन को भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाला है। इससे इनके 2-4 रुपए की बचत भी हो जाएगी। इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि घर से बाहर निकलना उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के सरकार अट्रैक्ट भी करना चाहती है कि महिलाएं घर में ही ना रहें, वो घर से बाहर भी निकलें। दे सेव द कम्यूट मेकिंग इट मोर वायबल फॉर वुमेन टू सीक वर्क। इसके अलावा क्या है,
उनका जो आवागमन है इससे वो सेविंग कर सकती हैं, इसके साथ साथ में वो काम ढूंढने जा सकती हैं। लेकिन फिर भी यदि देखा जाए ना तो अभी भी पॉलिसी चेंजेस को लेकर के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी जो स्टीरियोटाइप्स है वुमेन को लेकर के जो घरों में आज भी मौजूद है, इससे निपटना काफ़ी मुश्किल काम है। देयर आर आल्सो बेनिफिट्स टू वुमेन रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे यूज बसेस और नॉट। नॉर्मली देखा जाए ना तो ये जो पब्लिक स्पेसेस रहते हैं वो बन जाते हैं और भी ज़्यादा वुमेन फ्रेंडली यदि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं रहती हैं। ठीक है, तो वो भी अपने जैसी महिलाओं के साथ में ही उठना बैठना घुलना बातचीत करना चाहती हैं। शक्ति स्कीम महिलाओं को पब्लिक लाइफ में लेकर के आती है और पब्लिक स्पेस को पुरुषों से कम करेगी, कहेगी कि पुरुष कम हो जाएं महिलाएं ज़्यादा हो जाएं। वहीं इसका जो नाम रखा गया है वो वास्तव में उनको एक प्रकार से एम्पावरमेंट करने का काम करता है महिलाओं को। टू क्लेम एंड रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस, वो चाहते हैं कि नहीं हम भी पब्लिक स्पेसेस में निकलें, वो भी सुरक्षा की गारंटी के साथ में और फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ में। वहीं यदि हम इस स्कीम की सपोर्ट के पक्ष में बात करें तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर इस प्रकार की और स्कीम चलाई जा रही हैं, तो इस प्रकार की जो सिमिलर स्कीम है अदर स्टेट में भी चल रही है और वो सफल भी रही। जैसे कि 2019 में गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने चालू किया था एक पॉलिसी जिसके अंतर्गत वुमेन पैसेंजर को गवर्नमेंट बस में फ्री ट्रैवल कराया जाता है। वहीं 2021 में हम देखेंगे पंजाब और तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने सिमिलर पॉलिसी लेकर के आई थी। आरंभिक रूप से हम रिस्पांस की बात करें कर्नाटका से हमें ये इंडिकेशन मिला है कि इसके प्रारंभिक 3 दिन में ही आप देख सकते हैं 98,58,518 वुमेन ने इस स्कीम का फ़ायदा उठाया था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इस स्कीम के आलोचक हैं वो कुछ यहाँ पर कंसर्न उठाते हैं। पहले नंबर की बात ये है कि ये फ्री की रबड़ी बांट रही है सरकार। ठीक है, बीजेपी वाले तो यही आरोप लगाएंगे, केंद्र सरकार भी यही आरोप लगाएगी कि एक तो आप जो है फ्री की रबड़ी बांट रहे हैं, दूसरे नंबर की बात ये है आपका इसमें बहुत ज़्यादा घाटा होगा, आप जो है फाइनेंशियल तौर पर घाटे में चले जाएंगे। सेकंड नंबर का जो आलोचना करी जाती है वो ऐसा है कि आप पुरुष और महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दे रहे हैं। महिलाओं को तो कह रहे हैं फ्री में जाओ, लेकिन पुरुषों से पैसे ले रहे हो, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पर जो लेखक हैं वो इस पक्ष का भी बचाव करते हैं कि ये जो है फ्री बाई नहीं है, फ्री की रबड़ी नहीं है। ठीक है, कि खाली वोट हासिल करने के लिए सरकार ऐसा कर रही हो, क्योंकि जो फ्री बाइस चीज़ें हैं बहुत सारी फ्री की चीज़ें सरकार अवेलेबल कराती है। जैसे कि सरकार ने बहुत सारे सरकारी स्कूल खोल लिए हैं जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है। सरकार ने सरकारी हॉस्पिटल खोले हैं जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप इलाज करवा सकते हैं। सरकार ने पब्लिक पार्क खोले हैं जहाँ पर आप जाइए, घूमिए, फिरिए, उठिए, बैठिए, ठीक, अपना टाइम स्पेंड करिए। इसके साथ साथ में बहुत सारी आप रोड को भी देख सकते हैं कि सरकार ने सड़कें बनाई हैं जिनका वो हमसे पैसा नहीं लेती, लेकिन इनका जो पैसा है टैक्स पेयर देते हैं। अब ऑफकोर्स ये सारी जो चीज़ें आपको मिल रही हैं वो लिटरली आपको फ्री मिल रही हैं। लिटरली मतलब होता है वस्तुतः इनका पैसा दिया जा रहा है टैक्स पेयर के द्वारा। बट इफ टैक्स पेयर आर प्लेइंग फॉर स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क एंड रोड, देन व्हाई नॉट पे फॉर बस ट्रेवल एज वेल। जब टैक्स पेयर पैसा दे ही रहा है, वो कह रहा है पार्क के लिए टैक्स लो हमसे, स्कूल के लिए टैक्स लो, पार्क बनाओ, रोड बनाओ, तो फिर बस महिलाओं के लिए फ्री क्यों नहीं हो सकती है, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन उठाया जाता है। इसके अलावा अदर जो आलोचक लोग होते हैं वो फोकस करते हैं उस आइडिया के ऊपर कि ये जो है मैन और वुमेन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन का काम करती है, भेदभाव का काम करती है। आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है कि आप जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं स्पेसिफिक ग्राउंड में, पार्टिकुलरली जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सेक्स के आधार पर, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और ये काफ़ी सही बात भी है
ये जो प्राइसेस होते हैं आर सेट एट डिफरेंट रेट फॉर मैन देन वुमेन। स्पेशल स्कॉलरशिप जो है फीमेल्स स्टूडेंट के लिए लाई जाती है ताकि हम इनक्रोच कर सकें, सपोर्ट कर सकें वुमेंस को, ठीक है। सीक आउट एजुकेशन, जो एजुकेशन चाहते हैं कि जो कि बच्ची पढ़ना चाहती है आगे, तो उनके लिए भी सरकार ऐसी ऐसी स्कीम लाती है कि उनको फ्री स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। इसके अलावा सरकारों ने बहुत सारे महिलाओं पर आधारित एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड के प्रोग्राम चलाए हैं। तो ऐसा काम कई स्टेट की गवर्नमेंट कराई है, चाहे वो महिलाओं की चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस जिसकी भी है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लेंगे, यहाँ पर तो फ्री ट्रैवलिंग दी जा रही। मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने महिलाओं को महीने के महीने पैसे देने चालू कर दिए हैं, और 2000 अभी हाल फिलहाल में चुनाव भी वहाँ पर आने वाला है। तो जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पैट्रियार्कल मतलब होता है पितृसत्तात्मक जो समाज है, उसको बदलने की यहाँ पर ज़रूरत है, लेखक का ऐसा कहना है। जब हमारे देश में संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय संविधान के जो रचयिता हैं उन्होंने क्या काम किया था, आर्टिकल 15 में आर्टिकल 3 डाल दिया था, जिसके अंतर्गत सरकार को क्या काम करना है, कुछ स्पेशल प्रोविज़न लेकर के आना है वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। द ओवररीचिंग नेचर ऑफ स्पेशल प्रोविज़न अलाउ द स्टेट टू इंक्लूड मेजर्स दैट रेंज फ्रॉम। स्पेशल प्रोविज़न के अंतर्गत क्या क्या किया जा सकता है, जैसे फ्री बस ट्रैवलिंग करा दीजिए, आप रिजर्वेशन दे दीजिए, रोज़गार में, एजुकेशन में रिजर्वेशन दे दीजिए, पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन दे दीजिए। तो इस प्रकार से आप महिलाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हीं की कैटेगरी में आप इस स्कीम को भी डाल सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कोर्ट की, तो क्या इसको लीगली तौर पर चैलेंज किया गया है अभी तक? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी थी पीबी विजय कुमार वाले जो केस चल रहा था उसमें, तो इसमें भी आर्टिकल 15(3) का उल्लेख किया जाता है कि महिलाएं जो है शताब्दियों से हमारे देश में सोशली और इकोनॉमिक तौर पर हैंडीकैप रही हैं, हमेशा से पीछे ही रही हैं। अब चूंकि वो सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं, इसके साथ इसी के चलते चलते वो इक्वालिटी के मामले में हमेशा से पिछड़ जाती हैं। इसलिए स्टेट का, सरकार का ये दायित्व हो जाता है कि उनको हम ऊपर उठा करके लेके आएँ। वहीं यदि हम बात करें, यदि आपने बस में फ्री ट्रैवलिंग करा दी है तो क्या इतना पर्याप्त हो गया है? इसके अलावा भी बहुत सारी चिंताएं हैं, जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट होता है, वुमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर हमको खड़ा करना है, ठीक है, एंड द लाइक रिमेन, बट दिस स्कीम इज़ ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। भले ये सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो स्कीम लाई गई है वो सही डायरेक्शन में कदम उठाया गया है। इसके अंतर्गत आप जो है सिटीजनशिप ऑफ वुमेन को इक्वल गारंटी दे रहे हैं। इसके बाद जो हम चर्चा करने वाले हैं पार्टिकुलरली यहाँ पर इंडियन, ठीक है, IIM बिल से रिलेटेड हम देखने वाले हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल 2023 2017 में भी जो बड़े बड़े संस्थान हैं उनको रेगुलेट करने को लेकर, उनको कंट्रोल करने को लेकर के एक कानून सरकार बनाई थी 2017 में। लेकिन सरकार ने देखी कि जो जो चीज़ें हम इनको बोले थे वो ये सारे जो इंस्टीट्यूट हैं वो हमारी बातों को नहीं मान रहे हैं, इसलिए कुल मिलाकर के सरकार इस बिल को लेकर के आई है। तो यहाँ जो हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो पार्टिकुलरली इस बिल के सपोर्ट में लिखा गया है। सरकार जो नया विधेयक लेकर के आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो इस प्रकार के बड़े बड़े संस्थाएं बनाए गए हैं उनको कुछ स्वतंत्रता प्रोवाइड करी गई है कि वो अपने हिसाब से कामकाज कर सकते हैं। ये 2017 का कानून कहता है, लेकिन इस बार सरकार ने जो पावर है वो राष्ट्रपति को दे दी है। राष्ट्रपति को पावर दे दी मतलब कुल मिलाकर के अपने हाथ में ही ये पावर को रख ली, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं राष्ट्रपति कभी भी अपने मन से काम नहीं करता है, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करता है। तो जाहिर सी बात है सीधे सीधे अपने हाथ में पावर ले लिया गया है इस प्रकार की बड़ी बड़ी संस्थाओं को कंट्रोल करने के मामले में। एक रीज़न ये भी हो सकता है इस प्रकार की संस्थाओं को कंट्रोल करने का कि हो सकता है ये वाली जो संस्थाएं हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स में, कहना चाहिए, हस्तक्षेप करने लगी हो। एक रीज़न ये भी हो सकता है इनको कंट्रोल करने का,
क्योंकि बहुत सारे जो इन संस्थाओं के लेखक वगैरह रहते हैं वो एडिटोरियल लिखते रहते हैं और सरकार की आलोचना करते रहते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि हम हमारे हिसाब से यहाँ के मुखिया को बैठाएंगे, यहाँ के डायरेक्टर हम बनाएंगे, इस प्रकार सरकार चाहती है। कुछ संशोधन जो किए गए हैं इसके अंतर्गत केंद्र सरकार चाहती है कि हम राष्ट्रपति को विजिटर की पोस्ट पर बैठाएंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में विजिटर की एक पद बनाई गई है जहां पर प्रेसिडेंट विजिटर के तौर पर काम करेंगे। विजिटर को ये पावर रहेगी कि वो ऑडिट कर सकते हैं उनकी फंक्शनिंग को। आईआईएम में जो भी काम हो रहा है उसके कामकाज की ऑडिटिंग का काम राष्ट्रपति करेंगे। कहीं पर गड़बड़ी समझ में आ रही है तो जांच के आदेश दे सकते हैं। इसके साथ साथ में अपॉइंट एज वेल एज रिमूव डायरेक्टर को हटाना है, डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, तो ये काम भी अब कौन करेगा? कुल मिलाकर के डायरेक्ट केंद्र सरकार करेगी, प्रधानमंत्री करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो जो प्रेस्टिजियस बी कैटेगरी के स्कूल्स हैं उनके लिए यहाँ पर डिबेट खड़ी हो गई है। इस बिल के माध्यम से सरकार 2017 के कानून को चेंज करने वाली है, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में लास्ट फ्राइडे को, और इसी के चलते चलते इसको कहना चाहिए लाया गया था। बहुत सारा डिसरप्शन चल रहा था। ये लोग मणिपुर वायलेंस के ऊपर डिमांड कर रहे थे कि बातचीत होना चाहिए। वहीं जो कांग्रेस है वो आरोप लगा रही है पीएमओ के ऊपर कि जो पीएमओ हो वो चाहता है कि मेंटेन करे, एकदम कंट्रोल को एकदम टाइट करना चाहती है। इसके साथ साथ में आइडियोलॉजिकल प्योरिटी लेकर के आई है। The IIM are concerned about the amendment taking away their autonomy rather than just fixing accountability। तो इसमें सरकार क्या काम कर रही है? अकाउंटेबिलिटी को फिक्स नहीं कर रही है, बल्कि उनकी जो ऑटोनॉमी है उनको छीनने का काम कर रही है, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं भी बोलते हैं। अब आप देखेंगे 2017 में इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं IIMs हैं, इनको बहुत सारी छूट दी गई थी 2017 में लेजिस्लेशन के माध्यम से, और इसको पार्लियामेंट ने सपोर्ट भी दिया था। लेकिन 6 साल के बाद में मोदी की गवर्नमेंट क्या काम कर रही है? इसको हटा रही है, इस क्लॉज को हटा रही है। क्लियरली बात यह है, ऑटोनॉमी जो दी जा रही है वो अनवेलकम है फॉर दिस गवर्नमेंट। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी एंड MP जयराम रमेश ने ऐसा डिबेट में कहा था। इसके अलावा भी कुछ और कुछ और आरोप लगाए जाते हैं, जैसे कि अभी केंद्र सरकार क्या चाहती है? केंद्र सरकार चाहती है कि कैसे ना कैसे करके हम जो है टाइट से टाइट कंट्रोल स्थापित करें। इसके अलावा हमारी जो आइडियोलॉजी है वो यहाँ पर सेट होना चाहिए। वहीं यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2023, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी विजिटर ऑफ एवरी इंस्टीट्यूट। हर प्रकार का हर जो इंस्टीट्यूट है उसका विजिटर बनाया जाएगा किसको? प्रेसिडेंट को। तो नाम बस विजिटर है, लेकिन पूरी की पूरी पावर है राष्ट्रपति को। बहुत सारे काम उनको सौंपे गए हैं विजिटर को, जैसे कि विजिटर अपॉइंट कर सकता है एक या फिर एक से ज़्यादा लोगों को। ये लोग रिव्यू करेंगे कामकाज को, इंस्टीट्यूट की प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है, इनका क्या काम करेंगे, ये लोग रिव्यू करते रहेंगे। टू होल्ड इंक्वायरीज इनटू अफेयर्स देयर ऑफ एंड टू रिपोर्ट इन सच मैनर एज द विजिटर में डायरेक्ट। विजिटर कह सकता है कि भाई इंक्वायरी करिए, ठीक है, रिपोर्ट ले करके आइए। आपने एक या दो व्यक्तियों को ऐसा बैठा दिया है। इसके साथ साथ में बोर्ड में आल्सो रिकमेंड टू द विजिटर एंड इंक्वायरी। बोर्ड रिकमेंडेशन दे सकता है विजिटर को कि आप जो है इंक्वायरी करिए, ठीक है, यदि लगता है कि इंस्टीट्यूट में कामकाज अच्छे से नहीं हो रहा है। ऐसे कुछ प्रोविज़न इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा यदि हम पुराने बिल की बात करें जो कि 2018 से ही काम करना इसने चालू कर दिया था, इसके अंतर्गत जो प्रीमियर बी कैटेगरी के स्कूल हैं इनको ग्रेटर ऑटोनॉमी प्रोवाइड करी गई थी। इसमें एक बोर्ड बनाया गया था, तो गवर्नर ऑफ बोर्ड था, GOB जिसको बोला जाता है, हर इंस्टीट्यूट में रहता था। इसमें 19 मेंबर बैठते थे। इसमें इंक्लूड है जस्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव ईच फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट।
वहाँ पर भी तो आपका आदमी बैठता था। तो फिर आप कह रहे हैं कैसे कि हम जो है उनको ऑटोनॉमी नहीं दे रहे थे उस टाइम में, या फिर उनकी ऑटोनॉमी छीन रहे थे। कुल मिलाकर के सरकार का आदमी तो पहले भी बैठा हुआ था, तब कैसे जाके गड़बड़ी हो रही है। और आज जब आप डायरेक्ट कंट्रोल ले रहे हैं तो क्या भरोसा है कि सही सही हर चीज़ चलने वाली है। बोर्ड क्या काम करता था, वो बोर्ड नॉमिनेट करने का काम करता था। इसके जो बाकी के 17 मेंबर हैं उनको, ये हो सकते हैं कुछ जानी पहचानी पर्सनालिटी, मतलब फेमस पर्सनालिटी, कुछ फेमस फैकल्टी हैं, और इसमें कुछ भूतपूर्व स्टूडेंट भी हुआ करते थे। इसके साथ साथ में जो बोर्ड बनाया गया था वो अपॉइंट करता था एक सर्च पैनल को फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर एंड चेयरपर्सन। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि बोर्ड ही सर्च पैनल बनाता था। सर्च पैनल बनाता था, इसके माध्यम से अपॉइंटमेंट होता था डायरेक्टर का, चेयरपर्सन का। मेक्स द अपॉइंटमेंट इफ़ इट एग्री विद द सर्च पैनल रिकमेंडेशन। सर्च पैनल का रिकमेंडेशन में यदि एग्री हो गए हैं तो समझ लीजिए कि चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट हो जाएगा, इसके अलावा डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो जाएगा। लेकिन सरकार ने अब इस पर अमेंडमेंट कर दी है। तो यहाँ पर जो सर्च कम सिलेक्शन पैनल है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर विल हैव ए विजिटर्स नॉमिनी। यहाँ पर आप देखेंगे कि विजिटर ही नॉमिनी बनाएगा, जो कि कहाँ पर जाएगा, सर्च कम सिलेक्शन पैनल में बैठेगा। जब IITM कानून पास नहीं हुआ था तो उस टाइम में हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री विच हैज़ सिंस बीन रिक्रिस्टेंड एज एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसको पहले हम क्या नाम देते थे, एजुकेशन मिनिस्ट्री, यूज टू अपॉइंट IIMs डायरेक्टर, चेयरपर्सन एंड बोर्ड मेंबर। इसके पहले को क्या हुआ करता था, एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या काम करती थी, अपॉइंट करती थी IIM के डायरेक्टर को, चेयरपर्सन को एंड बोर्ड मेंबर को। अब यहाँ पर हम मेन रीज़न की बात करते हैं कि सरकार जो इस प्रकार के प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, IIMs हैं, इनके ऊपर कंट्रोल क्यों बरतना चाहती है। सरकार पहले 2017 का कानून लाई, इसमें उसने काफ़ी कुछ ऑटोनॉमी दी थी इस प्रकार के संस्थाओं को। लेकिन उस समय में कहा गया था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, हर संस्था में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, उनको कहा गया कि आप एक स्वतंत्र रिव्यू बनाइए इंस्टीट्यूट के बारे में, एटलीस्ट वंस एवरी 3 ईयर्स, 3 साल में एक बार आपको कम से भी कम इंस्टीट्यूट के बारे में आपको रिव्यू लेकर के आना है, स्वतंत्र रिव्यू की रिपोर्ट लेकर के आना है, ठीक है, और इसको आप जनता के सामने रखेंगे। लेकिन 6 साल हो चुके हैं, वेरी फ्यू ऑफ 20 IIMs हैव डन सो। बहुत सारी जो संस्थाएं हैं उसमें से केवल 20 IIMs ऐसे हैं जिन्होंने ये काम किया है। इसमें यदि हम बात करें टॉप 4 IIMs की, ओनली द रिव्यू रिपोर्ट ऑफ IIM बेंगलोर इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। केवल और केवल बेंगलुरु ऐसा है जिसने अपनी वेबसाइट में रिव्यू को डाला है। फिर 2023 के बिल की बात करते हैं। नो गवर्नमेंट कैन टेक काइंडली टू नॉन कंप्लायंस विथ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो कानून बना है, सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि इसका कोई पालन ना करे। कुल मिलाकर के 2023 का जो बिल लाया गया है ये क्या काम करता है, 2017 की जो पावर दी गई थी IIMs को, उसको वापस ले लेता है। द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव जजेड दैट ए डेंजरस गवर्नेंस वैक्यूम हैज़ बीन क्रिएटेड। उनको लगा कि नहीं, जो है सही से गवर्नेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा, सरकार को ऐसा लगा इतने सालों से, इसलिए उनको लगा कि नहीं, अब हमको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। 2017 के लेजिस्लेशन के बारे में बताया जाता है क्या क्या इसके की पॉइंट हुआ करते थे, कौन किसको अपॉइंटमेंट करने का काम करता था। फिर इसके बारे में 2023 के बिल के बारे में बताया जाता है। 2017 का जो कानून है उसके बहुत सारे प्रोविज़न को हटा दिए गए हैं। विजिटर की पोस्ट यहाँ पर बनाई गई है। विजिटर को काम दिया गया है कि वो चेयरपर्सन, जो BOG का चेयरपर्सन है उसको अपॉइंट करेगा। इसके साथ साथ में 1 नॉमिनी बनाएगा ऑन द सिलेक्शन कमेटी फॉर डायरेक्टर। जैसे कि यदि हम बात करें, ये एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है, यहाँ पर एक आदमी भेजेगा राष्ट्रपति, ठीक है, एक आदमी किसका रहेगा, राष्ट्रपति के रहेगा, और ये लोग डायरेक्टर का फिर सिलेक्शन करेंगे। इसके साथ साथ में चेयरपर्सन ऑफ द कोऑर्डिनेशन फोरम फॉर एम्स,
इसका भी सिलेक्शन कौन करेगा, इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इसके साथ साथ में अप्रूवल भी मिलने वाला है जितने भी डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट है उनका। इसके अलावा विजिटर कैन इनिशिएट एनी रिव्यू ऑफ और इंक्वायरी, वो किसी भी प्रकार का रिव्यू चालू कर सकता है। वो कहेगा नहीं मुझे अभी रिव्यू चाहिए, वो कहेगा कि नहीं अभी मुझे इंक्वायरी करना है, इंस्टीट्यूट का काम अच्छे से नहीं चल रहा है या फिर कोई कहीं कोई गड़बड़ी का चल रहा है, कोई आवाज़ उठा रहा है। तो यदि डायरेक्टर को रिमूव करना है तो भी ये काम कौन करेगा, राष्ट्रपति को दे दिया गया है। आखिर ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसके चलते चलते सरकार को ये कदम उठाना पड़ गया है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो गवर्नमेंट खुश नहीं थी, आईआईएम्स क्या काम कर रहे थे, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस हो गए थे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहे थे। टू क्वेरीज एंड सजेशन इन रिसेंट ईयर में जो सजेशन उनको दिए गए थे, जो क्वेश्चन उनसे पूछे जा रहे थे, सही जवाब नहीं आता। दूसरे नंबर की बात यह है कि आईआईएम सिस्टम में कुछ टर्बुलेंस, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि आईआईएम अहमदाबाद में फैकल्टी एंड एलुमिनी वर अप इन रिवोल्ट अगेंस्ट द डायरेक्टर्स डिसीजन टू चेंज इंस्टीट्यूट लोगो। डायरेक्टर कह रहा है भाई इंस्टीट्यूट के लोगों को चेंज करूंगा, लेकिन इसका विरोध वहाँ की फैकल्टी कर रहे हैं और वहाँ के भूतपूर्व छात्र कर रहे हैं। इसके साथ साथ में डिमोलिश द लुइस खान स्ट्रक्चर ऑन द कैंपस विच आर वाइडली रिगार्डेड एज एमंग आर्किटेक्चरल मार्वल और आवर टाइम। अब कोई आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको आप हटाने की बात कर रहे हैं, इसको लेकर के विरोध चालू हो गया है। अब हम बात करते हैं आईआईएम कलकत्ता की। आईआईएम कलकत्ता में भी कंडीशन अच्छी नहीं चल रही थी। मेजॉरिटी ऑफ फैकल्टी ने साइन किया था एक याचिका, पिटीशन अगेंस्ट डायरेक्टर्स वे ऑफ फंक्शनिंग। डायरेक्टर सही से कामकाज नहीं कर रहे, इसको लेकर के उन्होंने एक खत लिख दिया। इसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप ले लिया था, उन्होंने कर्टेल कर दिया था उसकी पावर को, फॉलोइंग विच सी लेफ्ट बिफोर एंड ऑफ हर टर्म। उसकी टर्म ख़त्म नहीं हुई, इसके पहले ही उन्होंने उसकी पावर को कहना चाहिए थोड़ा कम कर दिया था। अगला जो हलचल हम देख रहे हैं, रोहतक में देख रहे हैं लड़ाई झगड़ा। गवर्नमेंट इज़ लॉक्ड इन ए लीगल बैटल विद इंस्टीट्यूट ओवर द डायरेक्टर्स कंटिन्यूएंस इन ऑफिस। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि डायरेक्टर कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा। इसके अलावा कई जगह पर हम देखते हैं कि कई सारे जो आईआईएम हैं, जो संस्थाएं हैं, यहाँ पर कठोर नियम कानून हमको देखने को मिल गए। कुल मिलाकर के ये लोग कंट्रोल प्राप्त करने के लिए अपनी चलाने लग जाते हैं। इसमें पार्टिकुलरली यहाँ पर डायरेक्टर को लेकर बात करी जाती है। इसके अलावा एमबीए का जो पाठ्यक्रम है, एमबीए जैसे जो संस्थाएं हैं वहाँ पर आपने फीस में वृद्धि कर दिए हैं, इसलिए भी स्टूडेंट लोग खुश नहीं हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पर लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। आईआईएम अधिनियम ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जहाँ निदेशक पर कोई सार्थक जांच और संतुलन नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यदि आप डीन को अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या नॉर्म्स हो सकते हैं, इसके लिए कोई क्लियरिटी नहीं है। तो ये सब ऐसी बातें हैं जिसके चलते चलते सरकार ये नियम कानून लेकर के आई है। इसके अलावा दो जो सरकारी नॉमिनेटेड व्यक्तियों ने निष्क्रिय भूमिका निभाई है, वो कौन कौन है? तो जो दो लोग हैं, एक तो उद्योग जगत का एक व्यक्ति है और दूसरा है इसमें भूतपूर्व छात्र जो कि बोर्ड में बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, इनकी कोई गणना ही नहीं है, इनका कहना चाहिए कोई मत नहीं है या फिर इनकी कोई सुनता नहीं है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये जो दो लोग हैं उनका कोई यहाँ पर काम ही नहीं बचा है। वहीं यदि हम बात करें सरकार इनको स्वतंत्रता क्यों नहीं दे रही है, जबकि यूएस की जो यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, वो कैसे करके बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं, वो कैसे करके ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में भरोसा कर ले रहे हैं। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको पैसा मिलता है बहुत बड़ा डोनेशन के माध्यम से, स्टेट सपोर्ट भी देता है, स्टेट सपोर्ट रिसर्च यहाँ पर होते रहती हैं। दे आर नॉट इन द गेम ऑफ मेकिंग लार्ज प्रॉफिट ऑन देयर अकेडमिक कोर्स। इस प्रकार की जो प्राइवेट संस्थाएं अमेरिका में चल रही हैं वो हमेशा अपने जेब भरने के ही चक्कर में नहीं रहते हैं। इसके अलावा जो बोर्ड इनके बनाए जाते हैं इनको मैनेज किया जाता है बड़े बड़े डोनर्स के माध्यम से, हु हैव ए डीप इमोशनल कॉन्टैक्ट विद द इंस्टीट्यूशन। अब ये जो डोनर लोग रहते हैं वो खुद इस प्रकार की संस्थाओं से जुड़े रहते हैं।
वहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें, ये ऑपरेट होते हैं एक प्रकार से कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में। प्रतियोगिता का यहाँ पर माहौल रहता है, हर कोई अच्छे से अच्छा चाहता है कि नहीं हम हमारे यहाँ के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करें। तो कुल मिलाकर के फाइनेंशियल मार्केट, तो जो यहाँ पर डिसिप्लिन रहता है फाइनेंशियल मार्केट्स का बोर्ड के ऊपर में, ये सारे जो फैक्टर हैं हमारे देश में लागू नहीं हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो कुल मिलाकर के कंट्रोल स्थापित करना चाह रही है वो कितना सही है कितना गलत है, आप खुद सोच सकते हैं। तो सरकार ने ये जो कदम उठाई है शायद उन मध्यम वर्ग के लोगों को पसंद नहीं आएगा जो कम से कम एक बच्चे को अग्रणी आईआईएम में दाखिला दिलाना चाहते हैं। हालांकि अब तक का फैसला यही होगा कि सरकार ने आईआईएम प्रणाली में जवाबदेही बहाल करने का साहस दिखाया है। कुल मिलाकर के देखा जाए कि अकाउंटेबिलिटी को लाने की सरकार कोशिश कर रही है। इसके बाद यदि हम मणिपुर वायलेंस की बात करें ना, तो यहाँ पर डायरेक्टली आज की जो न्यूज़ आई है इससे यही पता चलता है, एक तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, दूसरी हम बात कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की, और तीसरे नंबर पे आ जाती है केंद्र की सरकारें। स्टेट के अंतर्गत यहाँ का पुलिस सेक्टर की हम बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट देखा जाए डायरेक्टली जो लड़ाई लड़ रहा है, अभी देखा जाए तो वो स्टेट गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ रहा है, वहाँ के पुलिस सिस्टम को जवाबदेह ठहरा रहा है। लेकिन हमें ध्यान में ये भी रखना है कि वो केवल स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, वो स्टेट भारत में ही आता है, इसलिए ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी बनती है। तो आप ये केवल ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पर बीजेपी है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस है, राजस्थान मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। आपने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें कह रहे हैं कि नहीं मैं यहाँ पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो केवल स्टेट गवर्नमेंट को हम जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है। मणिपुर गवर्नमेंट का जो स्टेटस रिपोर्ट है 6523 एफआईआर्स, यहाँ पर बताया जाता है कि कम्प्लीटली एब्सोल्यूट ब्रेकडाउन हमको देखने को मिला है कि यहाँ पर संविधान की मशीनरी काम ही नहीं कर रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं मणिपुर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को। ठीक है, तो पुलिस की पोस्ट में जो सबसे ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको बोला है कि आप 7 तारीख को 2 PM पर यहाँ पर उपस्थित होइए और हमारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कोर्ट ने ये भी कहा है प्राइमा फेसिया एनालिसिस के माध्यम से पुलिस इन्वेस्टिगेशन टार्डी, मतलब पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है वो किस प्रकार का था, यहाँ पर टार्डी वर्ड यूज़ किया गया है। तो टार्डी का मतलब होता है कि एकदम कोई दिमाग ही जिसमें नहीं लगाया गया है, ऊपर ऊपर तौर पर कोई भी काम कर दिया गया है। इसके अलावा आप ये जो इन्वेस्टिगेशन का काम किए हैं इसमें बहुत ज़्यादा लैप्स हमको दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम जो चर्चा करने वाले हैं वो लोकमान्य तिलक अवार्ड से रिलेटेड है, इसलिए हम थोड़ा सा लोकमान्य तिलक अवार्ड के बारे में बेसिक जानकारी देख लेते हैं। लोकमान्य तिलक अवार्ड के बारे में यदि हम थोड़ी सी इतिहास की तरफ में जाएंगे तो इस अवार्ड की स्थापना करी गई थी 1983 में बाय द तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट। तो एक ट्रस्ट है, एनजीओ है जो ये अवार्ड प्रोवाइड करता है। 1983 में इसको चालू किया गया था। इस अवार्ड को हर साल 1 अगस्त को प्रोवाइड किया जाता है, द डेथ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य तिलक। क्यों हम प्रोवाइड करते हैं? 1 अगस्त को हम याद करते हैं लोकमान्य तिलक के बलिदान को, और उसी की स्मृति में इस दिन ही हम इस अवार्ड को प्रोवाइड करते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने रिमार्केबल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है हमारे देश को आगे बढ़ाने में, ऐसे लोगों को ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। लोकमान्य तिलक की बात करें, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, जिनको लोकमान्य तिलक के रूप में हम जानते हैं, ये इंडियन नेशनलिस्ट थे, फ्रीडम फाइटर थे, सोशल रिफॉर्मर, पॉलिटिकल लीडर रहे थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम में। इसके साथ साथ में वो मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्चर भी माने जाते हैं और प्रोबेबली द स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट ऑफ स्वराज और सेल्फ रूल ऑफ इंडिया। तो उस समय में हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, तो आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय में सेल्फ रूल फॉर इंडिया के ये बहुत बड़े वक्ता थे कहना चाहिए। इन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज इज़ माई
बर्थ राइट एंड आई शैल वी इट, ठीक है, तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। तो ही वॉज बोर्न एज केशव गंगाधर तिलक एंड हिज फॉलोअर्स बिक्विथेड अपॉन हिम द टाइटल ऑफ लोकमान्य। तो शुरू में इनको जो है केशव गंगाधर के रूप में जाना जाता था, बाद में इनको लोकमान्य के रूप में प्रसिद्धि मिली। इसके अलावा देखा जाए तो इनके ऊपर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, जैसे कि रेडिकल नेशनलिस्ट के रूप में इनको बोला गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उन्होंने ज्वाइन किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1890 में। इसके अलावा ही आल्सो हेल्प फाउंड द ऑल इंडिया होम रूल लीग। इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना में भी मदद करी थी 1916 से 18 के बीच में। इनके साथ में थे GS खापराडे इन एंड एनी बेसेंट भी इनके साथ में थी। तिलक ने स्टार्ट किया था उनका होम रूल लीग महाराष्ट्र से, कहाँ पर, सेंट्रल प्रोविंस एंड कर्नाटका एंड बेरार रीजन। बेसेंट्स के लीग की बात करें वो एक्टिव था, बाकी के जो हिस्सा है वहाँ पर काम कर रहा था। इसका उद्देश्य था कि जो सेल्फ रूल है उसको कैसे करके हम ला सकते हैं, इसके साथ साथ में लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना। साहित्यिक इनका क्या योगदान रहा था, तो इन्होंने एक न्यूज़पेपर चालू किया था केसरी। केसरी का मतलब होता है लायन इन द मराठी एंड लेटर मराठा इन इंग्लिश टू डिसिमिनेट नेशनलिस्ट आइडियाज़। तो इन्होंने क्या काम किया, 2 ठो पत्र पत्रिकाएं जारी करी, एक का नाम था केसरी और दूसरा का था मराठा। तो जो मराठा था वो इंग्लिश में था और केसरी जो था मराठी में था। इसके अलावा भी कुछ कुछ और इनके जो साहित्यिक काम है उनमें इंक्लूड है द आर्कटिक होम इन द वेदास। वेदास को लेकर के भी इन्होंने कुछ अपने योगदान दिए हैं साहित्य में, जहाँ पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया था उनकी इतिहास को, जो कि वेदास ओरिजिनेटेड होते हैं आर्कटिक रीजन से। इसके बाद श्रीमद् भागवत गीता रहस्य, इसमें क्या है, हमको व्याख्या देखने को मिलती है भागवत गीता की, देश के पर्सपेक्टिव से ये काम इन्होंने किया था। कुछ शिक्षा के मामले में इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया था, जैसे कि 1884 में इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी थी पुणे में। इसके अलावा द स्कूल फाउंडेड फर्ग्यूसन कॉलेज एंड न्यू इंग्लिश स्कूल विच प्लेड क्रूशियल रोल इन द प्रोमोटिंग मॉडर्न एजुकेशन इन महाराष्ट्र। इसके अलावा तिलक टॉट मैथमेटिक्स एट फर्ग्यूसन कॉलेज में भी ये पढ़ाया करते थे, तो गणित पार्टिकुलर ये पढ़ाया करते थे। लाल बाल पाल के बारे में आपने सुने होंगे, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ठीक है, एज हिज पॉलिटिकल कंपेनियन। इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था जिसको लाल बाल पाल के रूप में जाना जाता था। इसके बाद यदि हम इम्प्रिजनमेंट की बात करें, जेल की बात करें, तो उनको अरेस्ट किया गया था। सेडिसन का केस इनके ऊपर लगाया गया था बहुत सारे मामले में। हिज मोस्ट प्रोलॉन्ग इनकारकेशन लास्टेड फ्रॉम 1908 से 1914। सबसे लंबी जेल इनकी की जो सज़ा थी वो 1908 से लेकर के 1914 के दौरान रही थी। उसी टाइम में इन्होंने फेमस बुक गीता रहस्य लिखे थे। भागवत गीता के बारे में थोड़े से देश के हिसाब से इन्होंने थोड़ा सा वर्णन किया था। इसके अलावा लखनऊ पैक्ट की यदि हम बात करें 1916 में, ठीक है, तो अली जिन्ना के साथ में लखनऊ पैक्ट पर समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करी जाती है इन द नेशनलिस्ट स्ट्रगल में। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ में, तो आप देखेंगे हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र विजिट हुई थी, तो इस दौरान में इनको रिमार्केबल तिलक अवार्ड प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, क्यों प्रोवाइड किया गया है, इनको प्रोवाइड किया गया है कि ये देश का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, नेशनल बिल्डर के रूप में ट्रेडिशन को बढ़ावा दे रहे हैं। इस सब बातों के चलते चलते उनको ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। तो यदि हम बात करें तो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड एट द इवेंट इन पुणे वेयर ही शेयर द स्टेज विद अपोजिशन लीडर एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार। मंच पर अपोजिशन के जो लीडर हैं, एनसीपी के जो मुखिया हैं, शरद पवार भी यहाँ पर थे। तो जब ये अवार्ड
इनको प्रोवाइड किया जा रहा था। तो यहाँ पर बताया जाता है कि क्या बात कही गई थी। कंट्रीज डेवलपमेंट वाज नॉट पॉसिबल इन एन एनवायरनमेंट ऑफ मिस्ट्रस्ट। यदि किसी के ऊपर भरोसा नहीं है तो देश का विकास नहीं हो सकता है, ऐसा मिस्टर मोदी ने कहा था जब इनको ये अवार्ड दिया जा रहा था।